हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज के बारे में जहाँ बच्चे हीरोज हैं, मॉन्स्टर्स रियल हैं और साइंस और हॉरर दोनों मिलकर एक प्योर 80s नॉस्टैल्जिया वाइब क्रिएट करते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंजर थिंग्स। इस शो ने हमें दिखाया है कि एक छोटे से टाउन में भी बड़े सीक्रेट्स छुपे होते हैं और फ्रेंडशिप लिटरली अपसाइड डाउन तक जा सकती है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 का फुल रिकैप और देखते हैं कैसे एक मिसिंग बॉय की कहानी ने पूरा हॉकिंस हिला दिया। चैप्टर 1, द वैनिशिंग ऑफ विल बायर्स। हॉकिंस इंडियाना एक छोटा सा पीसफुल टाउन, लेकिन 1983 की एक रात सब कुछ बदल जाता है। हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी के अंदर एक साइंटिस्ट किसी अनजान क्रिएचर से बचने की कोशिश करता है, लेकिन एलिवेटर तक पहुंचते ही वो किसी मॉन्स्टर के हाथ लग जाता है और बस वो मारा जाता है। दूसरी तरफ टाउन के 10 साल के बच्चे अपनी डंजन एंड ड्रैगन्स की एक लॉन्ग गेम खत्म कर रहे होते हैं। माइक, लूकस, डस्टिन और विल गेम के बाद सब घर जा रहे होते हैं और विल अपनी साइकिल लेकर रात के जंगल के रास्ते मर्कवुड से निकलता है, लेकिन उसके रास्ते में एक अजीब सी ह्यूमनॉइड शैडो आती है। डर के मारे वो अपनी साइकिल छोड़कर घर की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के पीछे वाले शेड में छुपता है, लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं, हवा ठंडी हो जाती है और वो क्रिएचर उसके पीछे अपीयर करता है और एक सेकंड में विल बायर्स वहाँ से गायब हो जाता है। अगली सुबह उसकी मम्मी जॉयस और बड़ा भाई जॉनसन रियलाइज करते हैं कि विल घर नहीं आया है। जॉयस तुरंत पुलिस के पास जाती है, चीफ जिम हॉबर के पास, जो जॉयस का पुराना दोस्त होता है। हॉबर पहले टिपिकल नॉर्मल सा मिसिंग केस समझता है, लेकिन जॉयस को लगता है कि कुछ और ही चल रहा है। हॉपर विल के लिए सर्च स्टार्ट करता है। अब लैब में डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर, जो हॉकिंस लैब के डायरेक्टर हैं, वो अपनी टीम के साथ लैब में एक एबनॉर्मल चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं जो लैब के बेसमेंट से बाहर आ रही थी। और ब्रेनर यहाँ पे अपनी टीम से बोलता है कि वो लड़की ज़्यादा दूर तक नहीं गई होगी। दूसरी तरफ एक छोटी लड़की जिसके सर पर एक भी बाल नहीं होता है, वो जंगल से निकलकर एक लोकल रेस्टोरेंट में घुस जाती है। उस लड़की का नाम पता नहीं होता, पर वो क्लियरली किसी से बच के भाग रही होती है। रेस्टोरेंट का ओनर बैनी उसे पकड़ता है, लेकिन समझ जाता है कि लड़की अकेली है और भूखी है। वो उसे खाने के लिए कुछ देता है और सोशल सर्विस को कॉल करता है, लेकिन जब सो कॉल सोशल सर्विस एजेंट आते हैं, वो बैनी को गोली मार देते हैं, क्योंकि ये लोग एक्चुअली हॉकिंस लैब के एजेंट होते हैं। वो लड़की जिसके हाथ पे 11 लिखा होता है वहाँ से भाग जाती है। तभी जंगल के अंदर विल के दोस्तों माइक, लूकस और डस्टिन से टकरा जाती है, जो खुद विल को ढूंढने के लिए निकले होते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये लड़की कुछ अलग है और यहाँ से हॉकिंस की सबसे बड़ी मिस्ट्री स्टार्ट होती है। चैप्टर 2, द वियर्डो ऑन मेपल स्ट्रीट। एपिसोड 2 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे एपिसोड 1 एंड हुआ था। माइक, डस्टिन और लूकस 11 को ले जाते हैं माइक के घर। तीनों के बीच में कंफ्यूजन होती है कि इस लड़की का आखिरकार करना क्या है। माइक एक प्लान बनाता है, 11 को अपनी मॉम के पास ले जाएगा जिससे वो हेल्प ले सके, पर 11 सीधा मना कर देती है। वो बस एक ही बात कहती है कि बुरे लोग उसके पीछे हैं। दूसरी तरफ जॉनसन अपने मिसिंग भाई विल को ढूंढने के लिए अपनी मॉम के एक्स हस्बैंड और अपने फादर लोनी के पास जाता है, लेकिन लोनी उसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है, जैसे उसे अपने बेटे की कोई परवाह ही नहीं है। हॉपर और उसकी टीम जंगल में सर्च जारी रखते हैं और उन्हें एक छोटी सी क्लू मिलती है, एक हॉस्पिटल गाउन का पीस, बिल्कुल वैसे जैसे लैब में पहना जाता है। वापस माइक के घर 11 एक फोटो देखती है जिसमें विल है और तुरंत उसे पहचान लेती है। अब यहाँ 11 अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करती है कि वो है कौन। 11 के पास टेलीकिनेसिस पावर्स होती है, वो अपनी माइंड से कोई भी चीज़ हिला सकती है। फिर 11 डंजन एंड ड्रैगन्स के बोर्ड को यूज़ करके समझाने की कोशिश करती है कि विल कहाँ पर है। 11 बताती है कि वो अपसाइड डाउन नाम की जगह पर है, जहाँ एक मॉन्स्टर डेमोगॉर्गन उसका शिकार कर रहा है। अब ये डेमोगॉर्गन इनके डंजन एंड ड्रैगन गेम में से एक कैरेक्टर का नाम है जो एक मॉन्स्टर होता है, तो जिस मॉन्स्टर ने विल को गायब करा है उसका नाम ही डेमोगॉर्गन रख देते हैं। दूसरी तरफ माइक की बहन नैन्सी अपनी फ्रेंड बाब के साथ अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के घर पार्टी करने के लिए जाती है। जॉनसन, जो अभी भी विल को ढूंढ रहा होता है, चुपके से जंगल के पास से उनकी पार्टी की फोटोज क्लिक करता है। पार्टी में नैन्सी थोड़ा स्टीव के साथ बिजी हो जाती है और बाब अकेली पूल के पास अपना इंजर्ड हाथ लेके बैठी होती है। तभी उसके आसपास कुछ अजीब सा होता है, लाइट्स ब्लिंक करने लग जाती है, हवा बदल जाती है और फिर डेमोगॉर्गन बाब को पकड़ लेता है। एपिसोड एंड होता है एक डार्क नोट पर। जॉयस अपने घर के फोन पे विल की आवाज सुनती है और उसके रेडियो से म्यूजिक चलने लगता है। तभी उसके सामने दीवार से एक क्रीपी क्रिएचर निकलने लगता है, लाइट्स फ्लिकर कर रही होती हैं और जॉयस बस एक ही बात समझ पाती है कि विल के गायब होने के पीछे इसी क्रिएचर का हाथ है। चैप्टर 3, हॉली जॉली। बार्ब एक अजीब और सड़े हुए जगह पे होश में आती है। ये है अपसाइड डाउन, एक पैरेलल वर्ल्ड जहाँ सब कुछ अंधेरा, गीला और गलता हुआ लगता है। और बार्ब यहाँ पे खाली स्विमिंग पूल में होती है। बार्ब असली दुनिया से इस दुनिया में आ गई जिसको अपसाइड डाउन वर्ल्ड बोलते हैं। फिर वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डेमोगॉर्गन उस पर हमला कर देता है। दुनिया के दूसरे कोने में जॉयस को पूरा यकीन हो जाता है कि उसका बेटा विल उससे लाइट्स के जरिए बात करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बल्ब्स बार बार ब्लिंक करते हैं जैसे कोई सिग्नल दे रहे हों। हॉपर हॉकिंस लैब पहुंचता है
और वहाँ के लोग उसे एक झूठी सिक्योरिटी फुटेज दिखाते हैं जिसमें सब नॉर्मल लगता है। लेकिन तभी हॉपर को कुछ गड़बड़ लगती है और वो इन्वेस्टिगेशन में निकल पड़ता है, जहाँ उसे पता चलता है कि डॉक्टर ब्रैनर नाम का आदमी एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा चला रहा था। और एक औरत टेरी आइव्स ने कुछ साल पहले इल्जाम लगाया था कि ब्रैनर ने उसकी बेटी चुरा ली थी। दूसरी तरफ 11 को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं कि कैसे ब्रैनर, जिसे वो पापा बुलाती है, उसे जबरदस्ती एक बिल्ली को दर्द पहुंचाने के लिए कहता है। जब 11 मना करती है तो उसे पनिश किया जाता है। दूसरी तरफ स्टीव को जॉनसन के खींचे हुए फोटोज मिलते हैं जिसमें उसके फ्रेंड्स के पार्टी के मोमेंट्स होते हैं और गुस्से में स्टीव जॉनसन का कैमरा तोड़ देता है। नैन्सी उन फोटोज में देखती है कि बाप के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। वो स्टीव के घर वापस जाके देखती है कि बाप की कार वहाँ पर अभी भी खड़ी हुई है। तभी उसे डेमोगोगन दिख जाता है। नैन्सी डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। जॉयस अपने घर की दीवार पर अल्फाबेट लिखकर उनके ऊपर क्रिसमस लाइट्स लटका देती है ताकि विल उन लाइट्स के जरिए बात कर सके। और तब एक शॉकिंग मोमेंट आता है। लाइट के जरिए विल कहता है राइट हेयर, मतलब मैं यहीं पर हूँ, और फिर वॉर्न करता है रन, मतलब यहाँ से जल्दी भागो। और फिर डेमोगोगन दीवार से निकलने लगता है। दूसरी तरफ माइक, लूकास और डस्टिन 11 से कहते हैं कि वो उन्हें विल तक ले चले, लेकिन 11 उन्हें विल के घर पर ले आती है। तीनों परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी कुछ पुलिस और एम्बुलेंस की आवाज़ आती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कुआरी के पानी से विल की डेड बॉडी मिल गई है और ये तीनों यहाँ काफ़ी बुरी तरह अंदर से टूट जाते हैं। चैप्टर 4 द बॉडी। जॉयस कुआरी से मिली बॉडी को देखने से भी मना कर देती है। उसका दिल कह रहा होता है कि ये विल नहीं है। वो हॉपर को बार बार समझाती है कि विल को वही मॉन्स्टर ले गया जो दीवार में से बाहर आया था, पर हॉपर जॉयस की मॉन्स्टर वाली बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ माइक को लगता है कि 11 ने उसे झूठ बोला, लेकिन 11 प्रूव करती है कि विल सच में जिंदा है। वो माइक के वॉकी टॉकी से विल की आवाज़ चैनल करती है। तीनों दोस्त माइक, लूकास और डस्टिन एक थ्योरी बनाते हैं कि अगर 11 एक नॉर्मल वॉकी टॉकी से कनेक्ट कर सकती है तो स्कूल के बड़े हैम रेडियो से वो और भी ज़्यादा पावरफुल सिग्नल पकड़ सकती है और विल से सीधा बात कर सकती है। दूसरी तरफ नैन्सी को जॉनसन के फोटोज में कुछ अजीब लगता है। बार्ब के पीछे एक ब्लरी सा फिगर दिखाई देता है। जॉनसन रियलाइज करता है कि वही क्रिएचर हो सकता है जिसका जिक्र उसकी मम्मी कर रही थी। नैन्सी पुलिस को बार्ब के गायब होने की रिपोर्ट देने के लिए कहती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड स्टीव इन सब में अपनी बस रेपुटेशन की चिंता करता है। दोनों के बीच एक बुरा झगड़ा हो जाता है। हॉपर को भी कुछ गड़बड़ लगती है जब उसे पता चलता है कि विल के पोस्टमार्टम के लिए यूजुअल फॉरेंसिक साइंटिस्ट को घर भेज दिया गया था और कोई और फॉरेंसिक साइंटिस्ट बॉडी को हैंडल कर रहा है, तो उसका शक और बढ़ जाता है। हॉपर उस पुलिस ऑफिसर को पकड़कर पूछता है जिसे बॉडी मिली थी, और पिटाई के बाद वो कन्फेस करता है कि बॉडी फेक थी, सब कुछ कवर अप था। दूसरी तरफ स्कूल में बॉयज छुपके से 11 को अंदर ले जाते हैं ताकि वो हैम रेडियो का यूज करके विल से कनेक्ट कर सकें। जॉयस अपने घर में दीवार के अंदर से विल की आवाज़ सुनती है और जब वो वॉलपेपर फाड़ती है तो उसके सामने एक टेरिफाइंग सीन होता है। विल उसके सामने होता है, लेकिन किसी और डायमेंशन में। जॉयस विल से कहती है कि वो उसको ढूंढ कर रहेगी, पर विल को वहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि डेमोगोगन विल की तरफ आ रहा था। 11 हैम रेडियो से विल के बीच से कनेक्शन बना लेती है और विल और जॉयस के बीच में जो भी बात हो रही थी वो माइक, लूकास, डस्टिन और 11 तीनों सुन पा रहे थे। एपिसोड के एंड में हॉपर सीधा मॉर्ग जाकर विल की बॉडी चेक करता है और जब वो उसे काट कर देखता है तो बॉडी के अंदर कॉटन और कपड़े भरे हुए थे, मतलब विल की बॉडी नकली थी। गुस्से और शौक में हॉपर समझ जाता है कि ये सब डॉक्टर ब्रैनर और हॉकिंस लैब का काम है और बिना वक्त गवाए वो लैब का गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है। चैप्टर 5 द फ्ली एंड द एक्रोबैट। एपिसोड 5 शुरू होता है हॉपर के हॉकिंस लैब के अंदर घुसने से। वो पूरे लैब की तलाशी लेता है, पर कुछ देर बाद गार्ड्स उसे पकड़कर बेहोश कर देते हैं। जब वो अपने घर पे होश में आता है तो उसे एक हिडन माइक्रोफोन मिलता है और तब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जॉयस सही कह रही थी, ये लैब वाले सच में कुछ छुपा रहे हैं। दूसरी तरफ माइक, डस्टिन और लूकास समझ जाते हैं कि विल एक ऑल्टरनेट डायमेंशन में है जिसका जिक्र 11 ने किया था, द अपसाइड डाउन वर्ल्ड। फिर ये तीनों अपने साइंस टीचर मिस्टर क्लार्क से पूछते हैं कि क्या ऑल्टरनेट डायमेंशन में ट्रैवल करना पॉसिबल है। मिस्टर क्लार्क समझाते हैं कि थियोरेटिकली ये पॉसिबल है अगर कोई गेट हो जो 2 डायमेंशन को कनेक्ट करती हो। इस आइडिया से इंस्पायर्ड होकर तीनों दोस्त अपने कंपास की मदद से वो गेट ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि गेट के होने से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस आएगा। लेकिन 11 को अपनी पुरानी याद आती है जब उसे लैब में सेंसरी डेप्रीविएशन टैग में डाला गया था ताकि वो किसी रशियन आदमी की बात सुन सके। उस मिशन के दौरान 11 का पहली बार इनकाउंटर हुआ था डेमोगोगन से। अब जो ये 11 की मेमोरीज हैं, ये सब 11 को धीरे धीरे करके रिकॉल हो रही हैं, क्योंकि लैब में 11 के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से 11 की मेमोरीज लॉस हो गई थी। अब वो क्या हादसा था उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब डर के मारे 11 अपनी पावर से कंपास की डायरेक्शन बदल देती है ताकि ये तीनों गलत जगह चले जाएं। अब 11 ने ये इसलिए करा क्योंकि जो ये गेट ढूंढ रहे हैं वो काफ़ी खतरनाक जगह है जो इन तीनों को जान से मार सकती है। 11 ने इन तीनों को बचाने के लिए ये करा, पर लेकिन यहाँ पे लूकास को लगता है कि 11 उनसे झूठ बोल रही है और टीम को धोखा दे रही है।
दोनों के बीच पूरा झगड़ा होता है और जब लूकस माइक पर चिल्लाता है, 11 गुस्से में उसको दूर फेंक देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। घबराकर 11 वहाँ से भाग जाती है और माइक और डस्टिन लूकस को संभालते हैं। दूसरी तरफ नैन्सी और जॉनथन मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो डेमोगोगन को मारने के लिए वेपन्स रेडी करते हैं। जब वो जंगल में उस क्रिएचर का पीछा कर रहे होते हैं तो उन्हें एक छोटा सा गेट मिलता है, एक दरवाजा जो सीधा अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाता है। नैन्सी क्यूरियोसिटी में उस गेट के अंदर घुस जाती है और गलती से डेमोगोगन का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। जॉनथन बाहर से नैन्सी को ढूंढता रहता है, लेकिन वो गेट धीरे धीरे बंद होने लगता है और नैन्सी अपसाइड डाउन में फंस जाती है। चैप्टर 6 द मॉन्स्टर। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जब जॉनथन फाइनली नैन्सी को अपसाइड डाउन से खींचकर बाहर निकाल लेता है। दोनों बच जाते हैं, लेकिन नैन्सी अभी भी उस टेरिफाइंग जगह और डेमोगोगन के इनकाउंटर से पूरी तरह हिल चुकी होती है। रात को वो इतनी डर जाती है कि जॉनथन से कहती है कि वो उसके साथ उसके कमरे में रुक जाए, क्योंकि उसे अकेले रहने से डर लग रहा था। इसी दौरान स्टीव अपनी गलतियों का एहसास करते हुए नैन्सी से माफी मांगने के लिए आता है, लेकिन जब वो खिड़की से देख लेता है कि जॉनथन उसके साथ उस कमरे में है, तो वो गलत समझ लेता है कि ये दोनों काफी क्लोज हो चुके हैं। दूसरी तरफ जॉयस और हॉपर एक नई लीड को फॉलो करते हैं और मिलते हैं टेरी आइव से, एक औरत जो अब कैटाटॉनिक स्टेट में है, मतलब उस स्टेट में कि ये हिल नहीं सकती। बट लेकिन टेरी आइव के आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो उसको साफ साफ पता चल रहा है। और यहाँ पे टेरी आइव की देखभाल उसकी बहन बैकी करती है। बैकी उन्हें बताती है कि टेरी कभी प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा का हिस्सा थी, जब वो बिना जाने प्रेग्नेंट थी। टेरी का मानना है कि डॉक्टर ब्रैनर ने उसकी बच्ची, जिसका नाम उसने जेन रखा था, उसको चुरा लिया था, क्योंकि उस बच्ची के पास टेलीकिनेटिक और टेलीपैथिक पावर्स थी। दूसरी तरफ नैन्सी और जॉनथन अपने मिशन पर फोकस करते हुए वेपन्स इकट्ठा करते हैं। उनका प्लान होता है डेमोगोगन को जान से मार देना, और ये दोनों एक थ्योरी बनाते हैं कि वो क्रिएचर ब्लड से अट्रैक्ट होता है। दूसरी तरफ स्टीव अपने गुस्से और कंफ्यूजन में जॉनथन से लड़ पड़ता है जब उसने जॉनथन को नैन्सी के रूम में साथ देखा था। बीच सड़क इन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होती है और सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती है और पुलिस को वहाँ पे आना पड़ता है। फिर नैन्सी और जॉनथन को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ हॉपर और जॉयस आकर जॉनथन को फ्री करते हैं। पर जॉनथन और नैन्सी ने जो वेपन्स खरीदे थे डेमोगोगन को जान से मारने के लिए, वो उसको कस्टडी में ले लेते हैं। इसी बीच 11 एक ग्रोसरी स्टोर में चली जाती है और बिना पैसे दिए एगोस वॉफल चुरा लेती है, और ये उसका फेवरेट खाना है। तभी माइक और डस्टिन 11 को ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें स्कूल के 2 बुलीज मिल जाते हैं जो डस्टिन और माइक को डराते हैं। जब एक बुली माइक को मारने की कोशिश करता है, 11 समय पे आ जाती है और अपनी पावर से उस बुली का हाथ तोड़ देती है, जिससे दोनों बच जाते हैं। लेकिन ये पावर यूज करने के बाद 11 थक कर बेहोश हो जाती है। तब उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जब ब्रैनर ने एक सेंसरी टेस्ट में उसको किसी को ढूंढने के लिए कहा था, तो 11 का कांटेक्ट हुआ डेमोगोगन से, और डर के मारे 11 ने अपना कंट्रोल खो दिया था और गलती से अपनी पावर से अपसाइड डाउन वर्ल्ड और असली दुनिया के बीच एक गेट खोल दिया था, जिससे डेमोगोगन इस दुनिया में आ गया। मतलब हॉकिंस लैब के बेसमेंट में जो अब नॉर्मल चीज है वही अपसाइड डाउन वर्ल्ड और असली दुनिया के बीच का गेट है, जो 11 से गलती से खुल गया डॉक्टर ब्रैनर के एक एक्सपेरिमेंट के वक्त। 11 रो रो कर माइक से कन्फेस करती है कि ये सब कुछ उसकी गलती थी। अब दूसरी तरफ जिस लड़के का हाथ 11 ने तोड़ा था, उसकी मम्मी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहाँ वो लड़का उस लड़की का हुलिया बताता है और हॉपर को यहाँ रियलाइज होता है कि ये लड़का उस लड़की की बात कर रहा है जिसके बारे में टेरी आइव्स बता रही थी, जिसको ब्रैनर ने चुरा लिया था। एपिसोड के एंड में लूकस अपने बाइनोकुलर से देखता है कि लैब के एजेंट्स माइक के घर तक आ गए हैं और वो 11 को पकड़ने के लिए पूरी तरह रेडी है। चैप्टर 7 द बाथटब। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जब लूकस फाइनली माइक को वार्न करता है कि हॉकिंस लैब्स के एजेंट अब उसके घर आ रहे हैं और वो 11 को ढूंढ रहे हैं। सिचुएशन एकदम टेंस हो जाती है और बिना टाइम वेस्ट करे माइक, डस्टिन और 11 तुरंत घर से भाग जाते हैं। जैसे ही वो एस्केप करने की कोशिश करते हैं, एक वैन उनका रास्ता ब्लॉक कर देती है, लेकिन 11 अपनी टेलीकिनेटिक पावर का यूज करके पूरी वैन को हवा में उलट देती है। इस इंसिडेंट के बाद लूकस, माइक और 11 के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो क्लियर हो जाती है। तीनों फाइनली रिकाउंसिल कर लेते हैं और एक दूसरे से माफी मांगकर दोबारा टीम बन जाते हैं। फिर तीनों मिलकर एक जंग यार्ड में छुप जाते हैं ताकि एजेंट्स उन्हें ढूंढ ना पाए। दूसरी तरफ नैन्सी और जॉनथन अपनी तरफ से जॉयस और हॉपर को सब कुछ बता देते हैं डेमोगोगन के बारे में और कैसे वो क्रिएचर अपसाइड डाउन से यहाँ पर आया है। हॉपर को ये भी पता चल जाता है कि 11 अब माइक और उसके दोस्तों के साथ है और सब डिसाइड करते हैं कि मिलकर विल को बचाना होगा। सब एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और फाइनली बायर्स हाउस में सब मिलते हैं। अब सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। 11 को यूज करेंगे ताकि वो टेलीपैथिकली विल और बाप को लोकेट कर सके, लेकिन 11 अब पहले से काफी वीक हो चुकी थी क्योंकि उसने पहले ही अपनी पावर्स का बहुत ज्यादा यूज कर लिया था। लेकिन ग्रुप डिसाइड करता है कि उन्हें एक सेंसरी डिप्रीवेशन टैंक बनाना होगा जैसे लैब में था, ताकि 11 अपनी पावर्स को एम्पलीफाई कर सके। वो लोग स्कूल के जिम में जाके एक मेकशिफ्ट टैंक बनाते हैं, पानी, सॉल्ट और किडी पूल का यूज करके। 11 टैंक के अंदर जाती है और अपने दिमाग से दोबारा अपसाइड डाउन वर्ल्ड में एंटर करती है। वहाँ वो बाप को देखती है, लेकिन बाप अब मर चुकी होती है। उसकी बॉडी एक तरह से मॉन्स्टर के हैबिटेट का हिस्सा बन गई होती है, लेकिन 11 को विल जिंदा मिलता है जो अपने फोर्ट कैसल बायर के अपसाइड डाउन वर्जन में छुपा हुआ होता है। 11 वापस आती है और जॉयस और हॉपर को बताती है कि विल अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके पास वक्त बहुत कम बचा हुआ है।
दोनों रियलाइज करते हैं कि गेट हॉकिंग्स लैब के बेसमेंट में है और बिना सोचे समझे वहाँ घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं लैब के गार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ नैन्सी और जॉनथन भी अपना मिशन कंटिन्यू करते हुए पुलिस स्टेशन जाते हैं ताकि वो वेपन्स वापस ले सकें जो उन्होंने पहले खरीदे थे। उनका प्लान एकदम क्लियर है, डेमोगॉर्गन को ललचाकर बाहर लाकर उसको जान से मार देना। लेकिन जैसे ही ये सब पैरेलल चल रहा होता है, अपसाइड डाउन में डेमोगॉर्गन को विल की लोकेशन मिल जाती है और वो कैसल बायर्स के अंदर घुस के विल पे अटैक कर देता है। चैप्टर 8 द अपसाइड डाउन। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहाँ चीफ जिम हॉपर के दर्द भरे पास का राज सामने आता है। यहाँ में पता चलता है कि उसकी छोटी बेटी सारा कैंसर से मर गई थी और उस ट्रॉमा ने हॉपर को अंदर से तोड़ दिया था। अब प्रेजेंट में हॉपर एक रिस्की डील करता है। वो डॉक्टर ब्रैनर को 11 की लोकेशन बताने के लिए रेडी हो जाता है, सिर्फ इस कंडीशन पर कि ब्रैनर उसे और जॉयस को अपसाइड डाउन में जाने दे ताकि वो विल को बचा सके। ब्रैनर मान जाता है क्योंकि उसको पता है कि जो कोई अपसाइड डाउन में जाएगा वो जिंदा कभी वापस लौट के नहीं आएगा। फिर हॉपर और जॉयस प्रोटेक्टिव सूट्स पहनकर एक हॉरिफाइंग और डार्क डायमेंशन अपसाइड डाउन में एंटर करते हैं। दूसरी तरफ नैन्सी और जॉनसन अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। वो बायर हाउस के अंदर ट्रैप सेट करते हैं और अपना हाथ काट कर अपने ब्लड से डेमोगॉर्गन को ट्रैक करते हैं। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। स्टीव हैरिंगटन वहां आ जाता है, एक्चुअली नैन्सी और जॉनथन से माफी मांगने, पर जैसे ही वो आता है डेमोगॉर्गन अटैक कर देता है। स्टीव, नैन्सी और जॉनथन तीनों मिलकर एक इंटेंस फाइट करते हैं। कीलों से भरा हुआ बेसबॉल बैट, फायर और ट्रैप का यूज करते हुए वो मॉन्स्टर को आग लगाते हैं और टेम्पररी तौर पर उसे अपसाइड डाउन में वापस भगा देते हैं। इसी वक्त माइक, डस्टिन, लूकास और 11 स्कूल में छुपे हुए होते हैं, लेकिन उनकी लोकेशन ब्रैनर के एजेंट्स को मिल जाती है। एजेंट स्कूल आ जाते हैं और 11 को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो 11 को घेर लेते हैं, 11 अपनी पावर अनलीश कर देती है। एक ब्रूटल सीन होता है जहाँ वो अपनी टेलीकिनेसिस से ऑलमोस्ट पूरी लैब टीम को जान से मार देती है, लेकिन इससे 11 बहुत वीक हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। ब्रैनर और उसके बचे हुए एजेंट 11 और बच्चों को घेर लेते हैं, लेकिन तभी मरे हुए एजेंट की खून की महक को सूंघ के डेमोगॉर्गन वहाँ पे आ जाता है। ये क्रिएचर पूरे लैब पर अटैक कर देता है, ब्रैनर और उसके एजेंट्स को फाड़ डालता है और बच्चे मौका देख के वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जॉयस और हॉपर अपसाइड डाउन के हॉकिंग्स लाइब्रेरी वर्जन तक पहुंचते हैं, जहाँ वो कई डेड बॉडीज देखते हैं, इंक्लूडिंग बार्ब की डेड बॉडी। आगे जाके वो विल को फाइनली ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो अनकॉन्शियस पड़ा होता है और उसके मुंह से एक स्लिमी टेंड्रिल निकल रहा होता है जो उसके गले के अंदर घुसा हुआ होता है। हॉपर तुरंत उस टेंड्रिल को खींचकर बाहर निकालता है और सीपीआर देकर विल को रिवाइव करता है। एक इमोशनल और होपफुल मोमेंट होता है जहाँ फाइनली विल जिंदा लौट आता है। स्कूल में जैसे ही डेमोगॉर्गन दोबारा माइक और उसके फ्रेंड्स से पहुंचता है, 11 अपनी लास्ट स्ट्रेंथ इकट्ठा करती है। वो मॉन्स्टर के सामने खड़ी होती है, माइक को फाइनल गुड बाय कहकर अपनी पावर को फुल ब्लास्ट कर देती है और एक एक्सप्लोजन में डेमोगॉर्गन पूरी तरह राख बन जाता है, लेकिन उसके साथ 11 भी गायब हो जाती है। कुछ दिन बाद विल को हॉस्पिटल में होश आता है। उसकी मम्मी जॉयस, भाई जॉनथन और दोस्त उसके पास होते हैं। सब लोग खुश होते हैं और रिलीफ में होते हैं कि फाइनली ये नाइटमेयर खत्म हो गया। एक महीने बाद क्रिसमस के टाइम सब नॉर्मल लगता है। नैन्सी और स्टीव फिर से एक साथ हैं और जॉनथन भी उनका दोस्त बन गया है, लेकिन सब कुछ उतना सिंपल नहीं है। एक रात डिनर के बाद विल बाथरूम जाता है और सडनली एक स्लग लेग क्रिएचर उसके मुंह से बाहर निकलता है और सिंक में गिर जाता है। उस मोमेंट में विल एक सेकंड के लिए अपसाइड डाउन के वर्जन में चला जाता है, वही डार्क टिकेइंग वर्ल्ड। लेकिन जैसे ही वो नॉर्मल दुनिया में लौटता है, वो प्रिटेंड करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं और अपने फैमिली से सिगरेट छुपा लेता है। एपिसोड एक क्रीपी नोट पे खत्म होता है। विल फिजिकली तो वापस आ गया है, लेकिन अपसाइड डाउन अभी भी उसके अंदर जिंदा है। सो गाइस, ये था फुल सीजन 1 का रिकैप। आप कमेंट में बताओ कि आपको ये रिकैप कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।